नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हम आपको सबसे पहले इजराइल हमास की जंग का सबसे भयानक रूप दिखाएंगे। इजराइल ने गाजा पर 250 से ज्यादा हमले किए हैं, लेकिन हमास भी खामोश नहीं है। उसने भी इजराइल पर रॉकेट वर्षा कर दी है। इस पर हमने एक विस्फोटक वीडियो कुंजी तैयार की है। फिर नेतन्याहू के एक ऐसे अस्त्र की बात जो हमास की सुरंगों की ऑक्सीजन को सोख लेगा। सबसे बड़ी बात यह कि इजराइल अपने इस स्पॉन्ज बम का सबसे पहला प्रयोग हमास पर ही करने वाला है। यह बम कितना खतरनाक है, इस पर भी सत्ता की कुंजी आज हम आपको दिखाएंगे। फिर यह समझाएंगे कि ये जब सिर्फ हमास और इजराइल के बीच की नहीं है, बल्कि अब इसकी आग पूरे अरब को जलाएगी। सीरिया पर अमेरिका की बमबारी इसका सबसे नया प्रमाण है। इस पर ईरान की धमकी ने कैसे दुनिया को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है, यह भी देखिएगा। कुछ बड़ी खबरें देश की। राजस्थान में कांग्रेस ने 7 गारंटी वाला दांव चला है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ऐलान किया कि अगर दोबारा उनकी सरकार बनी तो हर परिवार को 15 लाख रुपए का मुफ्त बीमा मिलेगा। इसके अलावा सरकारी कॉलेज के छात्रों को फ्री लैपटॉप भी दिया जाएगा। आज पीएम मोदी भी मध्य प्रदेश में भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचे और जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से मुलाकात की। पीएम ने उनकी 3 किताबों का विमोचन भी किया और कहा कि जिनकी मानसिकता गुलामी की है वो आज भी संस्कृत से बैर रखते हैं। असम सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। अब अगर सरकारी कर्मचारी की पत्नी जीवित है और वो दूसरी शादी करना चाहता है तो उसके लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी। सबसे बड़ी बात यह कि सरकार के इस फैसले पर पर्सनल लॉ भी नहीं लागू होगा। और आप सभी न्यूज मित्रों के लिए एक अच्छी खबर, आपका शो सत्ता शाम 7 बजे का नंबर 1 शो है। नई बार्क रेटिंग्स में सत्ता ने अपने प्रतिद्वंदियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। यह आप सभी न्यूज मित्रों के भरोसे की जीत है। आपने बताया कि देश की खबर हो या विदेश की, पूरा भारतवर्ष 7 बजे सत्ता देखना नहीं भूलता है। इसके लिए सभी न्यूज मित्रों का आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको गाजा पर इजराइल के अब तक के सबसे बड़े और बारूदी कहर पर आज की वीडियो रील दिखाते हैं। गाजा पर एयर स्ट्राइक, ग्राउंड एक्शन भी जारी। इजराइल ने फिर दोहराया, हमास का अंत आया। היעד שלנו הוא ניצחון במלחמה והחזרתם של החטופים. सुरंगों पर हमले का प्लान, स्पॉन्ज बम से होगा हमला। हमास ने भी दिखाया दम, इजराइल पर रॉकेट बम। युद्ध का नया मोर्चा, सीरिया पर अमेरिकी हमला। I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine. पुतिन की परमाणु तैयारी, वर्ल्ड वॉर से कितनी दूरी? По управлению вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения वॉर जोन से हर अपडेट TV9 एक्सक्लूसिव। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त सीरिया बॉर्डर पर है और सीरिया बॉर्डर पर जब हम जा रहे हैं तो देखिए एक के बाद एक आपको बहुत सारे टैंक यहाँ पर दिखाई देंगे जिसकी मूवमेंट की जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि ये वो जगह है जो नया फ्रंट इजराइल के लिए खुलता हुआ दिख रहा है।
और सत्ता में आज हम आपको नेतन्याहू का एक ऐसा अस्त्र दिखाएंगे जो ना धमाका करेगा, ना आग निकलेगी, बस एक बम गिरेगा और हमास की सुरंगों की सारी ऑक्सीजन को वो सोख लेगा। लेकिन पहले आपको इजराइल हमास युद्ध की ऐसी विस्फोटक वीडियो कुंजी दिखाना जरूरी है जो इस बात का प्रमाण है कि अब यह जंग अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इजराइल हमास को मिट्टी में मिलाने वाले इंतकाम की आग में जल रहा है और इतने बम बरसा रहा है कि गाजा का एक बहुत बड़ा हिस्सा मलबे के ढेर में और हमास की कब्रगाह बन गया है। हमास की सुरंगों से उसके हथियारों का इजराइल चुन चुन कर मिटा रहा है। लेकिन उसके लिए चिंता की बात यह है कि हमास भी खामोश नहीं है, वो भी इजराइल की बम वर्षा पर जवाब में रॉकेट की वर्षा कर रहा है। आज हमास ने इसका एक ऑडियो भी जारी किया जो बेहद खतरनाक है, इसलिए हमने सबसे पहले इसी खबर पर आपके लिए एक छोटी लेकिन बारूदी वीडियो कुंजी तैयार की है। पहले हम आपको नेतन्याहू के गुस्से की वो आग दिखाते हैं जो आज आसमान से हमास के ठिकानों पर बरसी है। इजराइल ने आज भी हमास पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स करते हुए उसकी सुरंगों और अड्डों को पाउडर यानी राख में बदल दिया। इजराइल डिफेंस फोर्स की ओर से जारी किए गए वीडियो में उसके बम और मिसाइल गाजा में कहर ढाते दिखाई दे रहे हैं। इजराइल का दावा है कि उसने हमास की एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च साइट को तबाह कर दिया है, कई कंट्रोल सेंटर तहस नहस कर दिए हैं, कई कमांडर्स को मिट्टी में मिला दिया है। और ये तबाही कितनी ज्यादा हुई है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गाजा में सिर्फ पिछले 24 घंटे में 481 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हमास खुद पर हुए हमलों के बाद बौखलाया हुआ है, इसलिए आज उसने पहले इजराइल पर रॉकेट वर्षा की और फिर उसे वीडियो वाली धौंस भी दिखाई। हमास की ओर से भी आज इजराइल के शहर पर ताबड़तोड़ रॉकेट मारे गए। इस हमले में इजराइल का तेल अवीव शहर उसका टारगेट था। हालांकि इजराइल का दावा है कि हमास के हमलों को उसके आयरन डोम सिस्टम ने नाकाम कर दिया। लेकिन हमास और इजराइल के बीच बारूद सिर्फ हथियारों से नहीं बरस रहा है, बल्कि जुबान से भी बयानों के बम और मिसाइल चलाए जा रहे हैं। और इसमें हमास की ओर से ईरान ने भी कई धमाके किए हैं। इजराइल ने एक बार फिर हमास को चुन चुनकर मारने की कसम खाई है। इसका जवाब ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर इन चीफ जनरल होसेन सलामी ने दिया और कहा कि इजराइल ने अगर गाजा में कदम रखा तो वहीं दफना देंगे। इजराइल की ओर से बयान बम ये मारा गया कि अब हमास को कुचलना बहुत जरूरी हो गया है। जवाब में ईरान ने कहा गाजा का ड्रैगन इजराइल को खा जाएगा। इजराइल ने एक बार फिर दोहराया कि हमास की तबाही अब कोई नहीं रोक सकता है। बदले में हमास ने कहा अगर इजराइल की ओर से बमबारी ऐसे ही जारी रही तो इससे बंधकों को खतरा हो सकता है। सबसे पहले हम आपको इस पर जंग की चिंगारियों से भरी एक रील दिखा देते हैं, फिर बात उस बम की जो सुरंगों में हमास को तड़पा तड़पा कर मारेगा। आईडीएफ का पूरा जोर हवाई हमले पर है और हवाई हमले के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमास के ठिकाने को ध्वस्त करने के नाम पर काफ़ी सिविलियन कैजुअल्टी सामने आ रही है और जिसके लिए लगातार इजराइल पर सवाल ही पूछे जा रहे हैं। लेकिन इजराइल अभी फिलहाल दबाव में नहीं आ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि केवल बीते 12 घंटे के अंदर तेल अवीव में हमास की तरफ से लगातार हमले किए गए, गाजा की तरफ से रॉकेट दागे गए। तो दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। बस अंतर यह है कि गाजा की तरफ से जो रॉकेट आ रहे हैं तेल अवीव में या इजराइल के दूसरे शहरों में, उसे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दे रहा है। היעד שלנו
הוא ניצחון במלחמה והחזרתם של החטופים. התמרון יגיע ולא ירחק היום והוא יקרה. זה יקרה כאשר ייווצרו התנאים המתאימים. That it is of utmost importance that the Palestinian people and the hostages and all those who are in Gaza have access to humanitarian aid. There is no contradiction between showing solidarity to Israel and, of course, acting on the need of humanitarian aid. העיתוי של פעולת צה"ל, העיתוי נקבע פה אחד על ידי קבינט ניהול המלחמה, יחד עם הרמטכ"ל, את התנאים המיטביים ללוחמינו לפעולות הבאות. Speak, people in Gaza are dying. They are not only dying from bombs and strike. Soon, many more will die from the consequences of siege imposed on the Gaza Strip. तो इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था यह हमास का आखिरी हमला होगा और हमास के खिलाफ यह इजराइल की आखिरी लड़ाई भी होगी। अब इजराइल की आर्मी उनकी इस कसम को पूरा भी कर रही है। इसकी गवाही कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए आप समझिए। ये तस्वीर उस गाजा शहर की है जो हमास का अड्डा है, जहां हमास की सुरंगों का जाल है और कैसे इजराइल ने अपने गुस्से के बारूद से इस शहर की सूरत बदल दी है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इनमें गाजा के कुछ इलाकों को दिखाया गया है और बताया गया है कि वो हमले से पहले कैसे थे और इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद उनका क्या हश्र हो गया। हमले के पहले की तस्वीरों में जहां मकान, पेड़ और हरियाली दिखाई दे रहे हैं, वहां हमले के बाद अगर कुछ बचा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान। हालांकि अभी भी इजराइल का फाइनल मिशन पूरा नहीं हुआ है, यानी हमास का अंत। लेकिन अब हमास के खिलाफ इजराइल कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हमास के लिए इजराइल ने अपना सबसे रहस्यमयी हथियार निकाल लिया है और वो हथियार जिसका पहला प्रयोग इजराइल हमास पर ही करने वाला है, यानी अब तक इसे इजराइल ने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। दावा है कि अब इजराइल हमास की सुरंगों में एक फोम वाला बम फोड़ने वाला है, जिसके बाद हमास जो सुरंगें बची हुई हैं जिसमें वो छिपकर रहता है, जिन सुरंगों को उसने अपना सबसे खतरनाक हथियार बना रखा है, उन्हीं सुरंगों में हमास के लड़ाके घुट घुट कर मर जाएंगे, क्योंकि हमास की सुरंगों के लिए नेतन्याहू का सबसे सीक्रेट हथियार अब तैयार है और अब बस एक ऑर्डर का इंतजार है। इजराइल के इस हथियार का नाम है स्पॉन्ज बम, जिसे अब तक उसने पूरी दुनिया से छिपा कर रखा, लेकिन अब उसकी स्पॉन्ज बम को इजराइल हमास का काल बनाने की तैयारी में लग गया है और उसे सुरंगों में ही मारने का उसने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल हमास पर बहुत जल्द स्पॉन्ज बम का इस्तेमाल करने वाला है। यह एक ऐसा बम है जिसमें ना कोई धमाका होगा, ना कोई बारूद फटेगा, ना कोई आग निकलेगी, बल्कि इससे हमास की वो सुरंगें बंद हो जाएंगी जो इस वक्त उसकी सबसे बड़ी ताकत है और फिर उन्हीं सुरंगों के अंदर हमास के लड़ाकों का दम घुट जाएगा, क्योंकि ये बम सुरंगों की सांसों को सोख लेगा। बॉम्ब क्या होता है, एक बॉम्ब होता है लेकिन उसमें एक्सप्लोसिव नहीं होता है, उसमें दो पार्टीशन होता है, 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं। जब वो एक्सप्लोड हो जाता है, जो फाड़ लिया जाता है, फायर किया जाता है, तो वो 2 बाग जो हैं, लिक्विड के बाग हैं, वो आपस में मिल जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जाग पैदा होती है, फोम जिसको बोलते हैं, और वो जाग जो है फैलती जाती है और फैलने के बाद वो सॉलिडिफाई होती है, मतलब ठोस बन जाती है। तो जिस वजह से अगर आप सुरंग में वो फायर करेंगे या सुरंग के आसपास फायर करेंगे तो वो उसमें चला जाएगा। उनको जो लड़ाके उनके अंदर हैं वो अंदर से बाहर नहीं आ सकते और बाहर जो है बाहर से अंदर नहीं जा सकते। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो बाहर हैं क्योंकि अंदर नहीं जा सकते तो बाहर उनको आसानी से टारगेट किया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है, और जो अंदर हैं वो अंदर से बाहर नहीं आ सकते।
आईडीएफ के इस खतरनाक हथियार का सबसे बड़ा काम होगा सुरंग के मुंह को बंद कर देना, और इसके लिए कि आईडीएफ कहां पर किस सुरंगों पर इसका इस्तेमाल करेगी, साथ ही साथ आईडीएफ के साथ उसकी इंजीनियरिंग कोर टीम भी चलेगी जो उसे सेंसर और रडार के जरिए बताएगी कि अब सामने में जो सुरंग है इसे बंद करना है, और फिर आईडीएफ अपने स्पॉन्ज बम का इस्तेमाल कर उस सुरंग का मुंह बंद कर देगा और अपने ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए हमास के लड़ाकों का सफाया करेगा। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर इजराइल का ये खतरनाक अस्त्र स्पॉन्ज बम कितना ज्यादा खतरनाक है और कैसे ये हमास का काल बन जाएगा। इस बम में एक पिन है जिसे हटाते ही इसके अंदर मौजूद केमिकल आपस में मिल जाते हैं। इजराइल के सैनिक इसे हमास की सुरंगों के पास फेंकने के बाद इससे दूर हट जाएंगे। इसके बाद बम में एक रासायनिक क्रिया होगी और फिर बम से एक ऐसा फोम निकलेगा जो सुरंग में भर जाएगा। इसके बाद फोम की परत से सुरंग का गेट बंद हो जाएगा, यानी इस बम के जरिए सुरंग के एंट्री और एग्जिट गेट को बंद कर दिया जाएगा। और बताया जा रहा है कि सुरंग बंद होने के बाद हमास के लड़ाके उन्हीं सुरंगों में फंस जाएंगे। अब हम आपको इस स्पॉन्ज बम के बारे में कुछ और दिलचस्प जानकारियां भी दे देते हैं। सबसे पहले समझिए स्पॉन्ज बम में है क्या। तो जवाब है, ये बम दो तरीके के केमिकल को मिलाकर बनाया गया है। जब बम से पिन निकाल ली जाती है तो बम में मौजूद केमिकल अपने आप आपस में मिलने लगते हैं और इससे एक फोम निकलने लगता है। खास बात यह है कि बाहर निकलते ही फोम की ये परत बहुत सख्त हो जाती है और फिर इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, यानी सुरंग के गेट पर एक तरीके की सख्त दीवार बन जाती है। इससे क्या होगा, फोम से सुरंग का रास्ता बंद हो जाएगा। इसके बाद हमास के लड़ाकों के लिए उन सुरंगों से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, यानी इस स्पॉन्ज बम के इस्तेमाल से इजरायली सेना घेर कर हमास को मार पाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है वो सीरिया में हुआ है, जहां अमेरिका ने स्ट्राइक की है। मनीष, आप उस जगह पर मौजूद हैं, मेरे सहयोगी। मनीष, क्या कुछ तस्वीर पिछले 12-15 घंटे में सीरिया बॉर्डर पर खासतौर से बदली है? बिल्कुल राहुल जी, देखिए अमेरिका द्वारा सीरिया में हुए हमले के चंद घंटे के भीतर TV9 की टीम उस जगह पर पहुंची है, वो जगह जहां पर कि इजराइल और सीरिया का आखिरी बॉर्डर पॉइंट है, माउंट हरमन। और इस जगह पर आकर हमने देखा है कि किस तरीके से ये यहाँ पर युद्ध के घने बादल छा गए हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ आसमान में भी बादल आए हुए हैं, इसलिए मैं बादलों के संदर्भ में भी ये बात कहता हूँ कि इस जगह पर ये वो जगह है जो 1967 से पहले, जहाँ पर अभी TV9 की टीम खड़ी है, 1967 से पहले ये सीरिया का इलाका था। इस वक्त ये इजराइल द्वारा एडमिनिस्ट्रेट इलाका है, लेकिन इस पूरे इलाके में 5 मुल्क एक साथ लड़ाई कर रहे हैं, अमेरिका, ईरान, इजराइल, रूस और सीरिया। और ऐसी स्थिति में अचानक ये वो इलाका बन गया है जहां पर कि युद्ध की आग काफी बड़ी फैल सकती है और इसका असर केवल मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि पूरे संसार पर दिख सकता है। ये वही लोकेशन है राहुल। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मनीष, आप लाइन पर रहिएगा। एक तरफ इजराइल के बमों की सत्ता है, गाजा के सुरंगों को लॉक करने की कुंजी है, तो दूसरी तरफ जो हम बात कर रहे हैं वो युद्ध का नया मोर्चा है। अब तक जो युद्ध मुख्य रूप से इजराइल और गाजा के ऑर्डर तक सीमित था, बॉर्डर तक सीमित था, अब वो युद्ध पूरे अरब में तेजी से फैल रहा है। पहले बम, रॉकेट और मिसाइलों के धमाके इजराइल और गाजा बॉर्डर के आसपास सुनाई देते थे, लेकिन अब पूरा अरब युद्ध के इस धुएं को महसूस कर रहा है। इजराइल को अब तक हथियारों से समर्थन दे रहे अमेरिका ने कल सीरिया में इतने बम मारे कि युद्ध के बड़े बड़े एक्सपर्ट कंफ्यूज हो गए कि युद्ध हो कहां रहा है, गाजा में या सीरिया में। आपको बता दें कि कुछ दिनों से सीरिया ईरान समर्थित लड़ाकों का लॉन्च पैड बना हुआ था। वो छिप कर अमेरिका पर रॉकेट से हमले कर रहे थे। कल एक ही दिन में अमेरिका ने इन लड़ाकों पर इतने हमले किए कि सब कुछ धुआं कर दिया। अगर इस हमले की टाइमलाइन देखें तो अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में कल एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में अमेरिका ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और कोर जो होती है और ईरान समर्थित लड़ाकों को टारगेट किया। हाल ही में पूर्वी सीरिया के कुछ ठिकानों से सीरिया और इराक में यूएस बेस पर हमले हुए थे। सीरिया से इजराइल को निशाना बनाकर भी मिसाइल दागे गए। इस सब का बदला लेते हुए कल अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में बम वर्षा कर दी। सीरिया पर अमेरिकी बम वर्षा पर हमने एक छोटी लेकिन विस्फोटक रील तैयार की है, एक बार आप उसे देखिए, फिर इस युद्ध में नए टेंशन का जो एक्सटेंशन हुआ है वो आपको बताएंगे और मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त उस जगह पर मौजूद भी हैं।
U.S. and coalition forces have been attacked at least 10 separate times in Iraq and 3 separate times in Syria via a mix of one-way attack drones and rockets. We know that the groups conducting these attacks are supported by the IRGC and the Iranian regime. अमेरिका ने इन इलाकों में स्थित ईरान समर्थित संगठनों पर अपनी कार्रवाई की है और जिसका जवाब ईरान अलग अलग मोर्चे पर दे रहा है। असल बात यह भी है कि इजराइल की तरफ से भी इन इलाकों में सीरिया के अलग अलग ठिकानों पर हमले किए जाते रहे बीते 48 घंटे में। काफ़ी सिचुएशन तनावपूर्ण बन गया है। के बाद एक लगातार यहां पर टैंकों के आने का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे TV9 की टीम इस वक्त सीरिया बॉर्डर पर आगे बढ़ रही है, हमें एक के बाद एक जो मरकबा 4, मरकबा 5 टैंक है उसके बढ़ने का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और इस वक्त कुछ ही मिनट के अंदर TV9 की टीम को दर्जनों ऐसे टैंक को ले जाते हुए दिखाई दिया है। सात अक्टूबर के बाद जिस तरीके से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ दिख रहा है उसका असर है कि मॉस्को में हमास और ईरान और रूस के बीच की मीटिंग और इस मीटिंग का परिणाम दिखेगा इन इलाकों में जहां पर हम मौजूद हैं, क्योंकि सीरिया के इन इलाकों में अमेरिका भी है, ईरान भी है, इजराइल भी है, रूस भी है। तो सोचिए कि सीरिया तो है ही, सीरिया के अलावा 4 पावर इसी जमीन पर लड़ रहे हैं। That the groups conducting these attacks are supported by the IRGC and the Iranian regime. What we are seeing is the prospect. अब सवाल यह है कि जिस तरह से अमेरिका ने कल बम बरसाए उससे ये डर बढ़ गया है कि इजराइल जिस तरीके से हमास जंग कहीं पूरे अरब में तो ये फैल नहीं जाएगी, क्योंकि इस बात का डर है कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। अब सवाल यह है ईरान करेगा क्या। हालांकि इस हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने क्लियर कर दिया कि उसने सीरिया पर जो बम बरसाए हैं उसका इजराइल हमास जंग से कुछ भी लेना देना नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि ईरान समर्थित गुट ने अमेरिका के सीरिया बेस पर हमला किया था, हमने इसी का बदला लिया है। उन्होंने पश्चिम एशिया के देशों को चेतावनी भी दी कि गाजा जंग को क्षेत्रीय जंग ना बनाए, अगर ऐसा हुआ तो अंजाम बुरा होगा। और मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मनीष, ये स्थिति थोड़ी सी और ज्यादा खराब होती नजर आ रही है। अगर ईरान और अमेरिका इस तरीके से सीरिया में आकर के भिड़ते हैं तो फिर हालात बहुत बदतर होंगे और मुझे लगता है कि शायद जो हम बार बार कहते हैं विश्व युद्ध की स्थिति बनेगी वो साफ तौर पर बन जाएगी। बिल्कुल, देखिए विश्व युद्ध के घने बादल छाए हुए हैं और इसी वजह से, हालांकि मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित को कहूंगा कि थोड़ा कैमरा को बचाते हुए, क्योंकि बारिश भी हो रही है, लेकिन मैं आपको वो दिखाना भी चाहता हूं। देखिए सीरिया का वो हिस्सा इस पहाड़ी के उस तरफ, ये सीरिया और इजराइल के बीच में स्थित ये माउंट हर्मन पहाड़ी है। माउंट हर्मन पहाड़ी के उस तरफ है सीरिया, इस तरफ इजराइल बॉर्डर पर हम इस वक्त खड़े हैं और निश्चित तौर पर सीरिया वो युद्ध का मैदान बन गया है जहां पर 1-2 नहीं बल्कि 5 देश अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक ऐसी स्थिति बनती है जहां पर सीधे अमेरिका और ईरान के बीच में, अमेरिका और रूस के बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में, इजराइल और सीरिया के बीच में, इजराइल और लेबनान के बीच में कभी भी लड़ाई हो सकती है। ठीक उसी पॉइंट पर यानी माउंट हर्मन के पास मजदल शम्स से TV9 की टीम ये बताना चाहती है कि देखिए सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है जिसके आधार पर ये डर है, ये संभावना बन रही है कि कहीं 5 देश लड़ फिर ना बैठे और अगर ऐसा हुआ तो फिर विश्व युद्ध और तबाही होना तो निश्चित ही है। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। सेफ रहिए, सुरक्षित रहते हुए रिपोर्टिंग करते रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि अगर गाजा और सीरिया के मुद्दे पर अमेरिका और ईरान एक दूसरे के सामने आते हैं तो कौन किसके साथ खड़ा होगा। अमेरिका के साथ तो पूरे के पूरे जो नेटो देश हैं वो होंगे, इसके अलावा भी उसके साथ कम से कम अरब के आधे देश होंगे और इजराइल तो अमेरिका का साथ देगा ही। लेकिन ईरान के साथ कौन होगा? हिजबुल्लाह, हमास, फिलिस्तीन, इस्लामिक जिहाद, हूती विद्रोही और नॉर्थ कोरिया। वैसे ये तब की बात है जब ये दोनों देश आमने सामने होंगे,
लेकिन अभी काम सिर्फ जुबानी धमकियों से ही चलाया जा रहा है। हालांकि ईरान से सिर्फ धमकी नहीं दे रहा ईरान, बल्कि समय समय पर वो अपनी ताकत भी दिखाता रहता है। ईरान ने अपनी जंगी तैयारी का एक वीडियो जारी किया है। यह वीडियो ड्रोन से टारगेट को ध्वस्त करने का है। इस ड्रोन का जो नया वर्जन है, इसको वो बताया जा रहा है, ये पोर्टेबल मिसाइल से लैस ईरान का नया ड्रोन है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग की जो तैयारी है उस तेज कर दी है। कल से ईरान की सेना युद्धाभ्यास भी करेगी। युद्धाभ्यास के साथ साथ जवानों की ट्रेनिंग भी होगी। ईरान का युद्धाभ्यास कई दिनों तक चलेगा, यानी कब जुबानी फायरिंग फाइटर जेट की बॉम्बिंग में बदल जाए, कुछ भी सटीक तरीके से नहीं कहा जा सकता। इस बीच कल ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिका को सीधी धमकी दी। यूएन में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान ने कहा कि अमेरिका फिलिस्तीन में नरसंहार करवा रहा है। नरसंहार जारी रहा तो अमेरिका भी इस आग से बच नहीं पाएगा। हम अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire. It is our home, and West Asia is our region. We do not compromise with any party and any side. And we have no reservation when it comes to our home's security. इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। दोनों तरफ की फौजें युद्ध लड़ रही हैं, लेकिन इस जंग के सूत्रधार कहां हैं? हमने आपको पहले बताया कि हमास का चीफ इस्माइल हानिये गाजा से दूर कतर में एक 5 स्टार होटल में आराम से रह रहा है। लेकिन हर दिन मीडिया के सामने आने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहां रहते हैं, उनकी सुरक्षा कैसी है, क्या वो पीएम आवास में रहते हैं या किसी बंकर में या फिर कहीं और सत्ता में? आज हमने उन पर एक छोटी सी कुंजी तैयार की है। इजरायली मीडिया का दावा है कि बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री के लिए तय आवास में नहीं रहते हैं, बल्कि वो अपने दोस्त के घर पर रहते हैं। नेतन्याहू और उनकी फैमिली कई दिन से सरकारी घर में नहीं है। वो अपने अरबपति अमेरिकी दोस्त सिमोन फेलिक के आलीशान विला में मौजूद हैं। सिमोन फेलिक का ये विला इजराइल की राजधानी यरूशलेम में ही है। अमेरिकी अरबपति सिमोन फेलिक को ड्यूटी फ्री स्टोर टाइकून कहा जाता है। नेतन्याहू के शेफ समेत उनका तमाम पर्सनल स्टाफ भी यहीं पर है। हालांकि इजरायली संविधान और कानून इसकी कतई इजाजत नहीं देते। इजरायली मीडिया का दावा है कि बेंजामिन नेतन्याहू वर्ष 2021 में और इसके बाद इस वर्ष जनवरी में भी सिमोन के इसी बंगले में काफी वक्त तक रहे थे। इसके बाद अब फिर से वो अपनी पत्नी के साथ यहीं पर रह रहे हैं। यह भी दावा किया गया कि नेतन्याहू का आधिकारिक आवास आजा स्ट्रीट यरूशलेम में है और वहां आम दिनों की तरह अब भी रोज साफ सफाई और दूसरे काम किए जा रहे हैं। हालांकि इस वक्त वो खाली है, वहां पर कोई रहता नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री के इस तरह चुपचाप यरूशलेम के एक प्राइवेट विला में रहने पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद सिर्फ गाजा में ही लाखों लोग बेघर नहीं हुए, बल्कि इजराइल में भी हजारों लोगों को गाजा और लेबनान से लगने वाले बॉर्डर पर मौजूद अपने आशियानों को छोड़ना पड़ा। अब वे सरकार के बनाए शेल्टर होम्स या रिश्तेदारों के अपने घर पर रह रहे हैं। ऐसे में नेतन्याहू अपना सुरक्षित सरकारी घर छोड़कर आलीशान विला में क्यों रह रहे हैं? वैसे इजराइल के कानून के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू सरकारी ओहदे पर रहते हुए किसी और की पर्सनल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए बाकायदा कानून है और नेतन्याहू इसका उल्लंघन कर रहे हैं।
वो पर्सनल शेफ को भी अपने साथ रखते हैं, जिसे सैलरी टैक्स पेयर्स के पैसे से मिलती है। इसके अलावा एक सीक्रेसी एक्ट भी है और ये पर्सनल स्पेस में गवर्नमेंट वर्क की मंजूरी नहीं देता है। ये सारे सवाल लोगों के मन में तो हैं, लेकिन युद्ध के कारण इस पर दबी जुबान से ही चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे के युद्ध में शामिल नहीं होने पर सवाल उठ चुके हैं। इजराइल में करीब 3 लाख रिजर्व सैनिक हैं। दुनिया के अलग अलग कोने से लोग अपने देश के लिए इजराइल पहुंच रहे हैं, जबकि नेतन्याहू के बेटे यायर अमेरिका में हैं। एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू के बेटे मियामी में समंदर किनारे मौज मस्ती कर रहे हैं। वैसे इस सब के बीच बेंजामिन नेतन्याहू लोगों से लगातार सेना में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। מאז תחילת המלחמה הקמנו 600 כיתות כוננות חדשות, גם עם משלוחי נשק רבים שאנחנו מביאים מחו"ל, ונוסיף עוד כוחות למאמץ הזה. אנחנו מעודדים אזרחים ועוזרים לאזרחים להתחמש בנשק אישי להגנה, עושים זאת בצורה מבוקרת. चलिए, तो इसको लेकर के तमाम सवाल खड़े भी हो रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में जो तस्वीरें आई हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तस्वीर पुरानी है और इसको इस वक्त जानबूझकर एक प्रोपोगेंडा के तहत सर्कुलेट किया जा रहा है। युद्ध की सत्ता में अब बात रूस यूक्रेन जंग की, जो खतरनाक मोड़ ले सकती है, और इसकी वजह है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में चल रहा परमाणु प्लान। 1 वर्ष 8 महीने से चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पहली बार रूस अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संधि से हटने का मन बना रहा है। अगर रूस इस संधि से हट जाता है तो वो बिना रोक टोक के परमाणु टेस्ट कर पाएगा, जिससे यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा भी बढ़ सकता है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है। पिछले हफ्ते रूस के निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने त्वरित मतदान में इस संधि से हटने का विधेयक पास किया। इसके बाद अब उच्च सदन फेडरेशन काउंसिल ने परमाणु हथियार परीक्षणों को गैर कानूनी घोषित करने वाले महत्वपूर्ण समझौते को रद्द करने के विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। दोनों सदनों से पास होने के बाद अब केवल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हस्ताक्षर की जरूरत है, जिसके बाद रूस बिना रोक टोक के परमाणु परीक्षण कर पाएगा। दरअसल 5 अक्टूबर को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि उन्हें परमाणु हथियारों के टेस्ट करने की बात पता चली है। मैं ये कहने को तैयार नहीं हूं कि हमें वाकई में परीक्षण करने की जरूरत है या नहीं है। रूस के इस कदम पर अमेरिका ने हैरानी भी जताई है। अमेरिका ने कहा कि वो परमाणु संधि को रद्द करने के रूस के कदम से परेशान है। अमेरिका ने यह भी कहा कि किसी भी देश के द्वारा इस तरीके का कदम बेवजह परमाणु विस्फोटक टेस्ट के खिलाफ विश्व को खतरे में डालता है। हम आपको बता दें कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि एक ऐसा समझौता है जिससे जुड़ने वाले किसी भी देश को सैन्य या नागरिक परमाणु विस्फोट पर रोक लगाता है। इस संधि को 10 सितंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया था। 24 सितंबर 1996 को इसे जारी किया गया था। सितंबर 2022 तक 176 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कोई देश कहीं भी परमाणु टेस्ट नहीं कर सकता। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।